हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम का समय है। आई होप आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और कुछ कुछ लोगों को तो ऐसे भी लग रहा होगा कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ क्लास 10 की। ठीक है, यानी 10th की साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है कि जो पिछले वर्ष में पूछे गए। तो किस आज आप लोगों को देखना है कि पैटर्न, ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट लास्ट टाइम में थोड़ा सा डर होता है, कन्फ्यूजन भी होता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसे कुछ एंजाइटी वगैरह कुछ हो रहा है तो आप लोग रिलैक्स हो जाइए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए। ठीक है, बस पढ़ते जाइए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को दोस्तों जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, खास करके साइंस के, सोशल साइंस के, ठीक है, तो सारे चैप्टर्स का मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का अभी तक का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी डरना नहीं है और इसी पैटर्न पे आधारित पूछे जाएंगे अभी 2025 के एग्जाम के प्रश्न भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर को देखेंगे, फिर आप लोग को पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। तो आप लोग को साइंस का चैप्टर नंबर 1, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे और किस तरह से पूछे गए हैं वो भी देखना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया है, रिएक्शन, आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, अभिक्रिया क्या है कि 2 PbO जो सॉलिड है प्लस सी। ठीक है, और ये इसका प्रोडक्ट क्या बना रहा है, उत्पाद 2 Pb प्लस CO2। ठीक है, यानी कि इस जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया में कौन सा गैस निकल रहा है, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन में पूछा गया है कि शीशा अपचयित हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऑप्शन सी कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन डी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ए एंड बी सही है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि असत्य पूछा है। ठीक है, यानी कि जो सही नहीं है उसके बारे में बताना। ठीक है, तो ए और बी सही नहीं है। पहला क्या पूछा है कि शीशा अपचयित हो रहा है, कि शीशा अपचयित हो रहा है क्या, नहीं, शीशा तो वही है, शीशा तो बाहर नहीं गया। ठीक है, शीशा अपचयित नहीं हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित मतलब क्या, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। ठीक है, उपचयित नहीं अपचयित हो रहा है। ठीक है, असल में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बात सही है, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी और डी सही है, लेकिन पूछा है असत्य, तो ए और बी असत्य है, इसीलिए सही कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी असत्य। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर इसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम में ध्यान देना कि पूछा क्या है कि सत्य कथन की असत्य कथन। ठीक है, जैसे यहाँ पे असत्य कथन पूछा है तो ए और बी असत्य है। ठीक है, बाकी सी और डी सत्य है, बस सी और डी पूछा नहीं है, पूछा है असत्य। ठीक है, चलिए इसी तरह का आप लोग को वहाँ पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से जाके करके आना है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे पूछा है कि Fe2O3 प्लस 2Al ये बना क्या रहा है, Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, बताइए, ये सबसे पहले बताइए ये कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है, यही पूछा भी है। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन, अच्छा ऑप्शन बी था डी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी था वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन ई, इसका राइट आंसर यहाँ पे दे दिया विस्थापन अभिक्रिया। पहले समझ लीजिए कि विस्थापन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए Fe2O3 है प्लस 2Al है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे देखिए Fe2 जो था ये विस्थापित होकर कहाँ चला गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fe2 यहाँ से ना जाके ये यहाँ पे चला गया, अलग हो गया। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो गया, विस्थापित हो गया। और इसको विस्थापित कौन किया, बताइए, O3 तो पहले से था, एल्यूमिनियम जो था इसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी कि एल्यूमिनियम जो है ऐड हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन क्या है, अगर दो आपस में विस्थापन हो रहे तो उसको द्विविस्थापन बोलेंगे। वियोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएंगे रियल एग्जाम में, और वही क्वेश्चन ही है जो पूछा जा चुका है अभी। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पे चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए, सबसे पहले जानिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि उसकी अवस्था में चेंज आएगा, ठीक है, और फिर से वो चीज़ उसी अवस्था में आ सकता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जैसे कि हम लोग क्या मोम मोम मान लीजिए, मोमबत्ती नहीं, सिर्फ मोम। ठीक है, तो मोम अगर पिघल जाता है ना, तो पिघलने के बाद जब ये सॉलिड हो जाता है तो फिर से ये मोम बन सकता है। तो ये एक तरह से क्या है, भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आम है, आम कच्चा मतलब कच्चा है, अब वो पक गया, तो पकने के बाद क्या वो फिर से कच्चा बन सकता है क्या? नहीं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जो पहले अवस्था में नहीं आ सकता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और जो पहले अवस्था में था और बाद में बदल के फिर उसी अवस्था में आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे पूछा है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पूछा है नहीं है। ठीक है, तो देखिए जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, सी है जल में लवण का विलय होना, और डी है बर्फ के गलन पर जल का बनना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सॉरी बी नंबर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। देखिए आप लोग अगर गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भराते होंगे, पेट्रोल पंप गए होंगे, तो देखिएगा जब पेट्रोल को लीजिएगा ना हथेली पे, तो वो क्या होता है, ठंडा लगता है और वो वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती लैंग्वेज में उड़ जाता है। ठीक है, तो उड़ने का सेंस है कि ये एक तरह से क्या है, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। दोबारा क्या वो जो उड़ गया वो दोबारा पेट्रोल बन सकेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो पूछा ही है यहाँ पे भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो बी नंबर नहीं है। बाकी तीनों क्या है, भौतिक परिवर्तन है, उसे फिर से उसी फॉर्म में ले आ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कटोरी पानी लिए, उस पानी को फ्रिज में रख दिए, बर्फ बन गया। ठीक है, अब क्या लगता है वो बर्फ फिर से पानी बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। बताइए इनमें से कौन से ऐसा प्रक्रम है जहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अभी बताया मैंने कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो परिवर्तन हो रहा ना, परिवर्तन होने के बाद फिर से उस अवस्था में नहीं आ सकता वो। ठीक है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए क्या दिया है, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, वायु का द्रवीकरण। ठीक है, पहला क्या है कि एक गैस सिलेंडर है जिसमें निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि वायु का द्रवीकरण किया गया है। ठीक है, तीसरा क्या है कि उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, और डी नंबर है खुले में पेट्रोल रखना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो कौन सा होती है, तो उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये एक तरह से क्या हो गया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह के सारे क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या पूछा गया है, 5 नंबर पूछा गया है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना है। ठीक है, यानी कि जो जल और विद्युत का जो अपघटन अभिक्रिया है ना, उसमें पूछा गया है कि जो जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात पूछा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात पूछा है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन 1 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2:1, यानी कि 2:1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्या पूछा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 5 नंबर, 5 नंबर ही था ना, चलिए कोई बात नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 6 नंबर क्या पूछा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए Mg2O, बी नंबर MgO2, सी नंबर MgOH2। ठीक है, और डी नंबर पे पूछा है कि MgO। ठीक है, यहाँ पे पूछा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में पूछा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO होता है। ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसको जो भी क्वेश्चन नहीं आया ना समझ में, वो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा फिर से उसे समझाने का। ठीक है, कमेंट में ही समझा देंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए।
7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्या पूछा है कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? अभी मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, जो एक बार चेंज होने, परिवर्तन होने पे पूर्ण फिर से उस अवस्था में नहीं आ सकता, ठीक है, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और भौतिक अभिक्रिया जो एक बार परिवर्तन हो गया ना, फिर से वो पूर्ण उसी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है, उसको भौतिक अभिक्रिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है दही का बनना, ऑप्शन बी है भोजन का टूटना, ऑप्शन सी है किण्वित अंगूर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो सभी है। अगर दूध से दही बन गया तो क्या लगता है दही से फिर से दूध बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या दिया, भोजन का टूटना, सही बात है। अगर भोजन टूट गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो क्या फिर से वो भोजन का रूप ले लेगा? नहीं ले सकता, ठीक है। ऑप्शन सी है किण्वित अंगूर, यानी कि जो अंगूर होते हैं ना, अंगूर जिसे आप लोग किशमिश बोलते हैं, ठीक है, अगर वो किशमिश के फॉर्म में चेंज हो गया तो क्या लगता है फिर से अंगूर होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। इनमें से सभी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए अति लघु उत्तरी प्रश्न, यानी कि जो छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्या है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आगे पूछा गया है, ठीक है, कि आपको वहाँ पे हिंदी से दे देगा सब कुछ, ठीक है, आपको उस अभिक्रिया को लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, किसके साथ, कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Cu+2Ag NO3, ठीक है, यानी कि कॉपर जो है AgNO3 को क्या कर देता है, विस्थापित कर रहा है। देखिए यहाँ पे Ag यानी कि एक तरफ से अगर देखें ना तो सिल्वर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। देखिए यहाँ पे, ठीक है, कॉपर यहाँ भी है, कॉपर यहाँ भी है, ठीक है, यानी कि NO3 जो था उसने क्या कर दिया, Ag यानी सिल्वर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छे से, ठीक है, पूरा विस्थापित कर दिया, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या कह रहा है कि कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए जो कंपोस्ट बना जाता है ना, वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी का, ठीक है, 2 नंबर का ऊष्माक्षेपी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी कि मान लीजिए लोहा का चूर्ण है, वहाँ पे HCl गैस अगर डाल दिया, HCl, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा उसका उत्तर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। उससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या है, यहाँ पे फिर से एक क्या दिया है, समीकरण दिया है, रासायनिक अभिक्रिया दिया है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा अभिक्रिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है। तो जितने भी जैसे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये 6 चीज़ आपका दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि Zn+CuSO4 यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये बना क्या रहा है, ZnSO4+Cu, यानी कि ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे Cu यानी कि कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, किसने किया ना, SO4 ने, ठीक है, सल्फेट ने क्या कर दिया, कॉपर को ही विस्थापित कर दिया, ठीक है। चलिए तो ये एक तरह से कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए हाँ अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, यानी कि जो सबसे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है, उसको कैसे लिखना है। देखिए समझिए अभी तक किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, चैप्टर 1 का, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, लघु स्तरीय प्रश्न में, ठीक है, पूछा कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे कि आपके घर में अगर लोहे का दरवाजा है, खिड़की है, तो उसे पेंट किया जाता है। तो आप लोग कभी सवाल पूछे होंगे मिस्त्री से कि भाई क्यों पेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बताता है कि देखिए जैसे बारिश होता है तो पानी लगेगा ना लोहा में, तो वो जंग लग जाता है, ठीक है, तो जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लोहे में पेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि लोहे की वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर, ठीक है, क्या हो जाता है कि आकर संक्षारित हो जाती है, ठीक है, संक्षारित का मतलब वो संक्षारण होने लगता है, और अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रखती है, ठीक है। जैसे पेंट कर देंगे ना तो डायरेक्टली जो पानी लगेगा उस दरवाजे पे तो वो पेंट के ऊपर लगेगा, ना कि लोहे के ऊपर, ठीक है, तो इस कारण से जंग नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर कैसे पूछा है। हाँ 2 नंबर क्या पूछा है कि, हाँ 2 नंबर, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग
कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते होंगे। तो जब आप लोग कुरकुरे चिप्स वगैरह लेते हैं तो जब आप लोग देखिएगा जब उसे लेते हैं ना तो उसमें हवा भरा जाता है, ठीक है। तो वो एक तरह से कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इसलिए डाला जाता है ना क्योंकि जो खाद्य पदार्थ होता है वो आपस में रिएक्शन हो जाए, जैसे वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा ना तो वो रिएक्ट हो जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो उसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा और सेंट भी, जो सेंट मतलब स्मेल आता है वो भी चेंज आ, उसमें भी चेंज आ जाता है, ठीक है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस को उसमें भरा जाता है। देखिए आंसर क्या है कि नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उचित ऑक्सीकृत होने से बचाता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ना ऑक्सीकृत होने से बचाता है, ठीक है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती, ठीक है। विकृत गंधिता मतलब वो विपरीत काम नहीं करता। अगर ऑक्सीजन उसमें मेल्ट हो जाएगा ना तो उसका स्वाद भी बदल जाएगा और उसका स्मेल भी बदल जाएगा और वो खाने योग्य नहीं होगा, ठीक है। आप लोग इसका अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप लोग कुरकुरे ले लीजिए और फाड़ के पैकेट में 1 सप्ताह तक रख दीजिए खुला, उसके बाद खाइए, देखिए उसका स्वाद में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, आप लोग खा नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिका, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि विकृत गंधिता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। विकृत गंधिता से क्या मतलब है या क्या अभिप्राय है, डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। ये भी पूछ सकता है। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर पूछा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया, चाहे ऊष्माशोषी हो गया, या फिर वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये सब जब भी डेफिनेशन पूछा जाता है ना तो डेफिनेशन तो याद होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका 1 या 2 एग्जाम्पल भी लिख के आना है। एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक देखिए लिख के दिखाया गया है, ठीक है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या बोल रहा है कि अविलेय लवण बनता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, एवं विलियम से पृथक हो जाता है और अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये जो अभिक्रिया है ना इसमें क्या बनता है कि मतलब जो अविलेय लवण बनता है ना वो विलयन से पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे देखिए इसका एक एग्जाम्पल दे दिया है AgNO3, ठीक है, प्लस NaCl, ठीक है। ये क्या कर दिया Ag प्लस Cl और इधर NaNO3 अलग हो गया, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट अलग हो गया। यानी कि जो अविलेय लवण था ना वो क्या हो गया, विलयन से पृथक मतलब अलग हो गया, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह के जब भी डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग तो आप लोग एक एग्जाम्पल जरूर लिख के आना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर में पूछा है कि जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी कि जो जेडन है ना, जेडन रिएक्ट करता है किसके साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है, HCl के साथ, ठीक है। हाँ, तो कौन सा गैस इससे निकलता है, ठीक है, जबकि कॉपर नहीं, ठीक है। तो समझाइए क्यों, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गैस निकल रहा है देखिए, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे पढ़िए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, जबकि कॉपर हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, इसीलिए यहाँ पे कॉपर नहीं आ रहा, ठीक है। फलतः जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है जबकि कॉपर नहीं कर पाता है, ठीक है। हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और कॉपर नहीं करता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सबसे सरल और सटीक तरीके से बताया जा रहा है और आप लोग को समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूँ। और मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था ना तो मुझे भी इस तरह की कन्फ्यूज़न होता था कि क्या पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ। तो इसका बेसिक इलाज है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ ना ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, चैप्टर 1 से, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो 2025 में होने वाला है ना मैट्रिक एग्जाम, उसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित क्यों किया जाता है। यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना उसे एक गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है भाई, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो है निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो जाते हैं। देखिए इसका मेन रीजन क्या है ना, उसको रंगीन बोतल में क्यों रखा जा रहा है, जैसे वहाँ पे सनलाइट आ जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से उसमें रिएक्ट हो जाएगा, यानी कि सिल्वर जो है ना सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड बोलने का सेंस है, देखिए यहाँ पे दे दिया है कि 2AgCl, इसमें 2Ag प्लस Cl2 अलग हो जा रहा है, इसलिए इसे गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ये रिएक्ट कर जा रहा है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, 6 नंबर देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे 6 नंबर देखिए,
6 नंबर पे क्या पूछा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है ना, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी कि आप लोग लोहे की कील को देखे होंगे, जब उसे कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो उसका रंग में क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो क्यों आता है वही पूछा गया। ठीक है, चलिए देख लेते क्यों आता है भाई। देखिए, जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डुबोई जाती है, ठीक है, तो लोहे का कॉपर सल्फेट विलयन को कॉपर का विस्थापन कर देता है। यानी कि जो लोहे का कॉपर विलयन है ना, वो क्या कर देता है ना कि कॉपर का विस्थापन कर देता है। ठीक है, मतलब लोहे जो करता है ना, सल्फेट के साथ कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे अलग कर देता है। ठीक है, और आयरन सल्फेट बनाता है। ठीक है, और ये क्या बना देता है, आयरन सल्फेट, जिस कारण से रंग में हरा होता है। ठीक है, और इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, और आयरन सल्फेट किस रंग का होता है, हरा होता है। ठीक है, आयरन सल्फेट हरा होता है। ठीक है, और वो क्या कर देता है, कॉपर को ही विस्थापित कर देता है। ठीक है, जिस कारण से इसके रंग में बदलाव आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, सबसे आसान तरीके से देखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करके भी जाना है, क्योंकि हो सके रिपीटेशन भी हो जाता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो चांस भी होता है कि रिपीटेशन हो जाए, प्लस दूसरी बात है कि आपको पैटर्न भी पता चल रहा है कि कैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ना, तो उससे पहले क्या करते हैं कि उस रिबन को साफ किया जाता है। तो क्यों साफ किया जाता है, देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमोल से रगड़कर साफ किया जाता है, रेगमोल से। ठीक है, और क्यों किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए। यानी कि जो ऐसे ही मैग्नीशियम रखा जाता है ना, तो उसमें एक तरह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्साइड बन जाता है, जिस कारण से वो जलता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, उसे किससे साफ किया जाता है, रेगमोल से साफ किया जाता है। ठीक है, ताकि वो आसानी से जल सके। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जब आप लोग घर में लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना, अगर लकड़ी में कार्बन बैठा हुआ है, ठीक है, अगर बोलते हैं ना हम लोग घून टाइप का लग गया है, या फिर मान लीजिए वो भींगा है, तो नहीं जलता है। ठीक है, हाँ, चलिए अब देखिए, हाँ, और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बनता है। ठीक है, बना था, इसीलिए क्या कर देते हैं, इस रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्योंकि कार्बन बैठ जाता है और ऑक्साइड बैठ जाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, बताइए। यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है, उसका नाम, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, तो इसको आपको फार्मूला में लिखना है। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसका अभिक्रिया क्या हो जाएगा, H2 + Cl2, ये क्या बना रहा है, 2HCl। ठीक है, क्या बनाया, 2HCl, देखिए यहाँ पे दिया है ना, 2HCl। ठीक है, इसी तरह सेकंड में क्या बोला कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, 3BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक तरफ से किससे अभिक्रिया कर रहा है, Al2, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट से, SO4। ठीक है, SO4, हाँ, एक सेकेंड, SO4 से। ठीक है, और ये बना क्या रहा है, उत्पाद में बना रहा है 3BaSO4 + 2AlCl3। ठीक है, Cl3 बना रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया बना रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड नंबर, सोडियम + जल, ये बना क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो सोडियम यानी कि 2Na। ठीक है, 2Na, आप लोग को देखिए, अगर आप लोग, एक सेकेंड, मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा सोडियम, तो आप लोग दे दिए, चलो सोडियम Na + जल, तो H2O होता है, चलो H2O दे दिए। ये बना क्या रहा है, NaOH, और हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, NaOH + H2। अब इसको क्या करना है ना, आपको एक तरफ से बैलेंस भी करना है। यहाँ पे पहले बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि किसका कितना। हाइड्रोजन देखिए इधर कितना है, 2 है और एक 3 है, इधर 2 ही है। ठीक है, इसको बनाना क्या है, 3 बनाना है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या करना, बैलेंस भी करना रहता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे दे के दिखाया है। ठीक है, 2Na + 2H2O, ये बना क्या रहा है, 2NaOH + H2। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल भी है। तो आपको अभिक्रिया में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब आप बनाते हो ना, तो आपको दोनों तरफ क्या करना, बैलेंस भी करना है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन
हो गया। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्या पूछा है, देखिए 9 नंबर, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, अब बताइए कोई एक पदार्थ है जिसका विलयन को सफेदी में यूज किया जाता है, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे। ठीक है, पदार्थ एक्स का नाम, इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, उसका नाम भी लिखना है, सूत्र भी लिखना है। दूसरा बात क्या है कि हाँ, एक्स की जल के साथ अभिक्रिया भी लिखिए, जल के साथ अभिक्रिया करना है। पदार्थ एक्स का नाम बिना बुझा हुआ चूना है। इसका आंसर क्या है कि ये बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक है, शुष्क, जिसको बोलते हैं CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसको किसके साथ अभिक्रिया कराना है, H2O के साथ, यानी जल के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बताइए, ये बनाएगा CaOH2। ठीक है, हाँ ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ये डाउट है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है, संबंधित परिघटना का नाम लीजिए। देखिए चांदी की वस्तु को अगर खुला छोड़ दिया जाए ना, तो वो क्या हो जाता है कि उसकी जो मतलब खुला वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पे वो वस्तु काली हो जाती है। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहले इसका उत्तर में देखिए क्या लिखा है कि धातुएं जब चारों ओर की वस्तुओं जैसे नमी, अम्ल, गैस आदि, ठीक है, आदि से क्या हो जाता है, अभिक्रिया करती है। सही बात है, धातु जितने भी है ना, ये लोग क्या करते हैं कि अभिक्रिया कर जाते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, नमी से यानी जल से, वायु से। ठीक है, तो इसे अम्ल से, इसे क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या किया कि तो संचारित हो जाती है, इस परिघटना को ही संचारण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बना देता है। चांदी क्या करता है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और सिल्वर ऑक्साइड बना देता है, और उसका रंग किस में चेंज कर देता है, काला में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाता है कि जब सिल्वर सिल्वर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा, पीला, लाल, ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर है कि शोषण, यहाँ पे देखिए शोषण, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, शोषण को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, तो शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है कि शोषण क्रिया में होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोजन कर CO2 और जल बनाता है। ठीक है, पहला रीजन बोल रहा है कि जो शोषण क्रिया होती है ना, उसमें क्या होती है, अभिक्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ना, ऑक्सीजन से संयोग कर, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि इस अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी बोलेंगे, क्योंकि उष्मा इससे निकल रही है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे इसका अभिक्रिया भी दे दिया है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, प्लस ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, 6O2, और ये बना क्या रहा है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, इससे क्या निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्या पूछा है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें या जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी कि आपको संयोजन या वियोजन अभिक्रिया लिखना है जिसमें क्या करना है कि उष्मा के साथ, प्रकाश के साथ वियोजन और विद्युत के साथ वियोजन लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखिए 2Pb। ठीक है, NO3O2। ठीक है, लेड नाइट्रेट, इसमें इसमें क्या दे दिया, हीट दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2PbO, लेड ऑक्साइड है। उसके बाद क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन। यानी कि जैसे इसमें हीट दिया गया ना लेड नाइट्रेट में, तो वो किस में परिवर्तन हो रहा है, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, प्रकाश के द्वारा वियोजन, यानी कि जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो देखिए वहाँ पे क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे लिया गया है सिल्वर ब्रोमीन। ठीक है, Br, 2Ag Br, तो इसमें जब सूर्य सनलाइट आके गिरती है तो यहाँ पे देखिए सिल्वर अलग हो जा रहा है, Ag प्लस ब्रोमीन Br2 अलग हो गया। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से। चलिए C नंबर देखिए, विद्युत का वियोजन, इसमें विद्युत अभिक्रिया। ठीक है, जब विद्युत दिया जाता है तो क्या होता है, 2H2O, जब इसमें विद्युत आया तो ये क्या हो गया, एनोड, 2H2 अलग हो गया प्लस O2 कैथोड, ये अलग हो गया। ठीक है,
चलिए आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ 13 नंबर क्या पूछा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है और इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। ठीक है, इसका समीकरण भी लिखना है। तो पहले डेफिनेशन देना है, फिर उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। ठीक है, जब अधिक क्रियाशील तत्व है ना, जब उसको वो क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए Zn यहाँ पे प्लस CuCl2, ये क्या कर दिया, ZnCl2 और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, यानी कि Zn प्लस CuCl2। ठीक है, ये एक तरह से क्या बन गया, ZnCl2 प्लस Cu, यानी कि कॉपर को क्या कर दिया, ये विस्थापित कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो अभिकारक रहेगा ना, उसके बीच आयनों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, NaOH प्लस HCl। ठीक है, ये बना क्या रहा है, ये बना रहा है NaCl प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में, यहाँ पे देखिए सोडियम है तो यहाँ सोडियम है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, विस्थापित हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, Cl यानी कि क्लोरीन आ गया। ठीक है, यहाँ पे HCl था तो यहाँ पे Cl क्या हो गया, चला गया, और यहाँ पे और एक H आ गया, H2O बना दिया। ठीक है, चलिए तो इसी तरह को समझते रहेंगे हम लोग, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे क्या दिए हैं, रासायनिक समीकरण, और आपको संतुलित करना है, यानी कि बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप लोग को बैलेंस करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करके जाना है, बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, जैसे एक मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, HNO3 प्लस CaOH ऑल2। ठीक है, हाँ ऑल2, ये बना क्या रहा है, CaNO3 NO3। ठीक है, प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, दोनों तरफ काउंट करना होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 3 हो गया। ठीक है, इधर कितना है, इधर सिर्फ 2 ही है, तो आपको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 देना पड़ेगा, 2 दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन, और इधर 2, 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। पहले हाइड्रोजन को करना है, फिर नाइट्रोजन को करना है, फिर ऑक्सीजन को करना है, फिर कैल्शियम को करना है, एक एक करके बैलेंस करना। ठीक है, तो इसी तरह के एक तरफ पहले काउंट करना है, दूसरी तरफ जो घट रहा है उसमें नंबर देना है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको क्या करना है कि संतुलित करना है। ठीक है, एक मैंने करके बता दिया, बाकी और 3 है जिसको आप लोग को कॉपी में कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ, इसको आप मतलब वीडियो को पॉज करके इसको कर लेना है। ठीक है, अच्छे से, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद से जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, उसका शुरू हो गया। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे कथन दे दिया है, आपको क्या करना है, इसके फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, और इससे क्या करना है, बैलेंस भी करना है। जैसे पहले दिया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन मिल के क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। बी नंबर पे क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इनका आपको क्या करना है कि सूत्र लिखना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ देखिए फर्स्ट का यहाँ पे देखिए 3H2 प्लस N2, ये अमोनिया बना दिया, 2NH3। ठीक है, ये एक तरह से क्या बन गया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बना दिया। उसी तरह देखिए यहाँ पे H2S दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर को क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहा है, तो ये एक तरफ जल बन रहा है 2H2O, और एक तरफ सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, 2SO2। ठीक है, बी नंबर में। सी नंबर भी देखिए इसमें ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड है। ठीक है, ये बना रहा है क्या, Al, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा रहा है, तो ये एक तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, सी नंबर। ठीक, डी नंबर भी देखिए 2K प्लस 2H2O, तो ये क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया हो गया, और इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि वो वहाँ पे नाम दे देगा और आप लोग को इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना ताकि आपको सारा चीज़ याद हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है ये सब, 5 मार्क्स के आते हैं या 4 मार्क्स के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी यही है। यहाँ पे दे दिया कि पोटेशियम ब्रोमाइड को बेरियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यहाँ करके दिखाया गया। हाँ, कि 2KBr प्लस BaL2 ये बना क्या रहा है, 2Kl प्लस BaBr2, ठीक है। ऑप्शन बी भी इसी तरह है, ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट, और इसको क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकल रहा है, ठीक है। उसी तरह सी नंबर देखिए, हाइड्रोजन को एक सेकंड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया जा रहा है तो ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl बना रहा है, ठीक है। डी नंबर भी देखिए, Mg प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो MgCl2 और ये H2 गैस बना रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए एक तरफ, एक सेकंड, हाँ 3 नंबर पूछा क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित, ठीक है, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। पहले तो पूछा है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि संतुलित करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं, मतलब दोनों तरफ क्या करना है कि तत्व के जो परमाणु है ना वो बराबर होने चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर राइट साइड 5 हाइड्रोजन है टोटल काउंट करके, तो लेफ्ट साइड में भी 5 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं आगे देख लीजिए, ठीक है। इसका उसके बाद पूछा है कि समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, भाई आवश्यक क्यों है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, इसका राइट साइड, ठीक है, एक सेकंड, ये आपका लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट हो गया, ये राइट साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए इधर है 5 हाइड्रोजन, ठीक है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, 5 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग बैलेंस मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण और विकृत गंधिता, स्टार्टिंग में ही बताए आप लोगों को कि संचारण का मतलब है जंग लगना, लोहे में जंग लगना। क्यों लगता है, क्योंकि इसमें जल और नमी की मात्रा और वायु के कारण क्या कर देता है, ये ऑक्साइड बनता है, जिस कारण से ये संचारण करता है, यानी कि जंग लगना स्टार्ट होता है। और विकृत गंधिता में हम लोग क्या पढ़े थे कि इसमें जो भी खाने की सामान होती है उसमें क्या, कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ताकि ऑक्सीकृत होने से बचाता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। इसी तरह का आपको अभी क्या करना है, रिवीजन करना है और इसी ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। देखिए मैंने बताया आप लोगों को कि उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रिया आपको याद होने चाहिए और साथ ही साथ इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए उष्मा छेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, यानी उत्पाद प्रोडक्ट तो बन रहा है, साथ ही साथ इसमें क्या हीट भी निकल रहा है, यानी कि उष्मा भी निकल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा छेपी अभिक्रिया। देखिए एग्जाम्पल दिया ना, CH4 प्लस O2, ये बना क्या रहा है, CO2 प्लस H2O, और ये उष्मा भी निकल रहा है, हीट भी निकल रहा है, ठीक है। चलिए तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है, पूरा रिविजन करके जाना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाँ, तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि कोई भी खाने का सामान हो, चाहे पैकेट में पैक हो, तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही उसमें मिलेगा ना तो वो क्या कर देगा,
वो रिएक्ट हो जाएगा ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे उसमें मिलेगा वो रिएक्ट हो जाएगा और उसका स्वाद में यानी कि टेस्ट में भी परिवर्तन आ जाएगा, दूसरी बात उसके स्मेल में भी परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या कर देते हैं कि नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकारक है, ठीक है, ये ऑक्सीकारक नहीं है नाइट्रोजन, ठीक है, अभिक्रिया नहीं करता है, जो इन पदार्थों को उपचयन से बचाता है तथा तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधिता नहीं होते, ठीक है। और तरह उसके बाद बोल रहा है कि इस तरह तेल तथा वसायुक्त पदार्थ खराब नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर पूछा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन के योग और ह्रास के तौर पे बताना है, उपचयन अपचयन, ठीक है। तो उपचयन में क्या होता है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है इसमें पार्टिसिपेट करता है, वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है। जैसे C+O2 CO2 2Cu प्लस O2 यानी कि 2CuO, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अपचयन का मतलब क्या होता है कि जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, विमुक्त हो रहा है, यहाँ से ह्रास हो रहा है। जैसे देख सकते हैं CO2 प्लस H2, इसमें CO अलग हो गया और H2O भी अलग हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए तो ये थे दोस्तों आज आप लोगों का क्लास टेंथ की, ठीक है, साइंस की फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, रासायनिक समीकरण का, ठीक है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव में लघु उत्तरी हो या फिर दीर्घ उत्तरी, आप लोगों को मैंने दिखाया और किस तरह से सरल और सटीक तरीके से समझाया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के सरल डेफिनेशन और साथ ही साथ आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही जाना है, क्योंकि इसी से क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी होता है, दूसरी बात क्या होता है कि आपको पैटर्न भी समझ में आ रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसी तरह का आप लोग को तैयारी करके जाना है और इसी तरह का आप लोग को पढ़ के भी जाना, ठीक है दोस्तों। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को बेस्ट कंटेंट के साथ कराने वाला हूँ टेस्ट सीरीज भी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन का MCQs भी लाऊंगा और साथ ही साथ इस तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी चलाते रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग को बताना कि ये सेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी काम करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।